अस्सलामुअलैकुम। कभी गौर किया है कि कोई कंपनी बज़ाहिर तो करोड़ों का मुनाफा दिखा रही होती है, लेकिन जब टैक्स देने का वक्त आता है तो उसकी आमदनी कुछ और ही नजर आती है। ये फाइनेंस का एक बड़ा दिलचस्प मुअम्मा है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे और समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग के मुनाफे और टैक्स वाली आमदनी में फ़र्क होता क्यों है। चले तो फिर सीधा इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जिस पर यह सारी बात टिकी है। किसी कंपनी का टैक्स बिल उसके बताए गए मुनाफे से अक्सर मुख्तलिफ क्यों होता है? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो मुनाफा सरमायाकारों को दिखाया जाता है और जो मुनाफा हुकूमत को टैक्स के लिए दिखाया जाता है, वो दो अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस रास्ते पर चलेंगे। हम मुनाफे के दो अलग अलग नंबर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये फ़र्क आता कहाँ से है, ये मुस्तकिल नौइयत का है या आर्जी, और इससे मुस्तकबिल के टैक्स बिल या रिफंड कैसे बनते हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि एक तज्जियाकार के लिए सारी कहानी जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात, मुनाफे के दो अलग अलग नंबर्स। इसको यूं समझें कि हर कंपनी ना दो अलग अलग कानून की किताबों पर चलती है। एक किताब होती है सरमायाकारों के लिए और दूसरी किताब होती है टैक्स वसूल करने वालों के लिए। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों किताबों के मकसद ही अलग अलग हैं। एक तरफ तो है अकाउंटिंग मुनाफा, जो IFRS या गैप जैसे अकाउंटिंग के उसूलों के मुताबिक बनता है। इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि कंपनी मुआशी तौर पर कैसा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी तरफ है काबिले टैक्स आमदनी, जो टैक्स के कवानीन के हिसाब से निकाली जाती है। और इसका एक ही मकसद है, ये तय करना कि हुकूमत को टैक्स कितना देना है। अब जब मकसद ही अलग हैं तो जाहिर है नतीजे भी अलग ही होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़र्क आता कहाँ से? इसकी जड़ है दो अलग अलग पैमानों में जिनसे कंपनी के असासों और वाजिबात को नापा जाता है। एक को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट और दूसरे को टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट ये वो वैल्यू है जो कंपनी अपनी किताबों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी असासे की लिखती है। ये वो कीमत है जो सरमायाकारों को नजर आती है। और टैक्स बेस ये उसी असासे की वो वैल्यू है जो टैक्स वाले मानते हैं। ये वो कीमत है जिसकी बुनियाद पर टैक्स का सारा हिसाब किताब किया जाता है। तो देखें, सारी कहानी का खुलासा यहाँ है। अकाउंटिंग की किताब में असासे की कीमत है कैरिंग अमाउंट और टैक्स की किताब में है टैक्स बेस। चूंकि दोनों के मकसद अलग हैं, इसलिए ये कीमतें भी अक्सर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और बस इन दोनों के बीच का ये फ़र्क ही है जहां से ये सारा मामला शुरू होता है। अच्छा, अब इस फ़र्क को थोड़ा और गहराई में देखते हैं, क्योंकि हर फ़र्क एक जैसा नहीं होता। कुछ फ़र्क होते हैं मुस्तकिल और कुछ होते हैं आर्जी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों के असरात बिल्कुल अलग होते हैं। पहले बात करते हैं मुस्तकिल फ़र्क की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो फ़र्क हैं जो वक्त के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये एक बार का फ़र्क है जो हमेशा रहेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कंपनी कोई जुर्माना भरती है तो वो इसे अकाउंटिंग में तो खर्च दिखाएगी, लेकिन टैक्स वाले इस खर्च पर टैक्स में कोई रियायत नहीं देते। ये फ़र्क कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इससे कोई डिफर्ड टैक्स भी नहीं बनेगा। और फिर है आर्जी फ़र्क, और सच पूछें तो असल कहानी इन्हीं की है। ये सिर्फ वक्त का फ़र्क होता है जो आज तो है लेकिन आने वाले सालों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल डेप्रिसिएशन है। हो सकता है कंपनी अपनी मशीनों की कीमत अकाउंटिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता कम करे, लेकिन टैक्स बचाने के लिए तेजी से कम करे। यही आर्जी फ़र्क आगे चलकर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या डिफर्ड टैक्स एसेट्स को जन्म देता है। चलें, पहले ये देखते हैं कि मुस्तकबिल का एक टैक्स बिल कैसे तैयार होता है। इसे कहते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या DTL। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि कंपनी ने आज टैक्स कम दिया है, लेकिन यह बचत एक तरह का उधार है जो मुस्तकबिल में लाजमी चुकाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की मिसाल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने 20,000 पाउंड की एक मशीन खरीदी। अब अकाउंटिंग की किताब में वो इसे 10 सालों में डेप्रिशिएट करती है, यानी हर साल 2,000 पाउंड। लेकिन टैक्स के कानून इसे 7 साल में तेज़ी से डेप्रिशिएट करने की इजाज़त देते हैं। तो नतीजा क्या निकला? शुरू के सालों में कंपनी टैक्स के लिए ज़्यादा खर्च दिखाकर अपनी टैक्स वाली आमदनी कम कर लेती है और यूं कम टैक्स अदा करती है। तो पहले साल के आखिर में तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। अकाउंटिंग की किताब में मशीन की कीमत रह गई 18,000 पाउंड, जबकि टैक्स की किताब में ये 17,143 पाउंड है। इनके बीच 857 पाउंड का एक आर्जी फ़र्क आ गया। अब अगर टैक्स रेट 30% है तो सीधा सीधा उसका 30% यानी 257 पाउंड एक डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन गई। ये वो रकम है जो कंपनी ने आज बचाई है, लेकिन इससे मुस्तकबिल में अदा करना ही होगा। तो सीधी सी बात है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है एक ऐसा टैक्स जो देना तो है लेकिन अभी नहीं, मुस्तकबिल में।
अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। क्या हो अगर कंपनी आज ज्यादा टैक्स अदा कर दे? इस सूरत में एक डिफर्ड टैक्स एसेट यानी DTA बनता है, जो बिल्कुल ऐसे है जैसे मुस्तकबिल में कोई टैक्स रिफंड मिलने वाला हो। डिफर्ड टैक्स एसेट तब बनता है जब कंपनी ने टैक्स ज्यादा दे दिया हो अपनी अकाउंटिंग आमदनी के मुकाबले में। ये एक तरह से टैक्स की एडवांस पेमेंट है। जैसे अगर किसी कंपनी को एडवांस में किराया मिल जाए तो टैक्स वाले तो उसी वक्त उस पर टैक्स ले लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग के उसूल कहते हैं कि इसे आमदनी तभी माना जाएगा जब वो कमाई जाए। इस टाइमिंग के फर्क की वजह से DTA पैदा होता है। ये स्लाइड दोनों चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। DTL यानी मुस्तकबिल का टैक्स बिल, और ये तब बनता है जब असासे की अकाउंटिंग वैल्यू उसकी टैक्स वैल्यू से ज्यादा हो, और DTA यानी मुस्तकबिल का टैक्स क्रेडिट, और ये तब बनता है जब टैक्स वैल्यू अकाउंटिंग वैल्यू से ज्यादा हो। बस ये 2 सुनहरे उसूल याद रखने हैं। और अब सबसे अहम सवाल, एक तज्जियाकार के लिए ये सब समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिफर्ड टैक्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये कंपनी के मुस्तकबिल की कहानी सुनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को देखने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है। तज्जियाकार इसे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मुख्तलिफ नज़रों से देख सकते हैं। पहला नज़रिया तो ये है कि उसे एक हकीकी कर समझा जाए, क्योंकि ये पैसा मुस्तकबिल में अदा करना ही है। दूसरा नज़रिया ये कहता है कि अगर कंपनी मुसलसल बढ़ रही है और नए असासे खरीद रही है तो शायद ये लायबिलिटी कभी अदा ही ना करनी पड़े, इसलिए इसे इक्विटी यानी सरमाया का हिस्सा मानना चाहिए। और तीसरा नज़रिया ये है कि अगर मुस्तकबिल में अदायगी का वक्त और रकम दोनों ही बहुत गैर यकीनी हो तो उसे तज्जिया करते वक्त ना कर्ज समझा जाए और ना ही इक्विटी। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं कि जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नजर आए तो उसका क्या मतलब है? क्या ये एक बहुत ही ज़हीन टैक्स प्लानिंग का सबूत है, या फिर मुस्तकबिल में फटने वाला एक टाइम बॉम्ब? इसका जवाब सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि कंपनी के मुस्तकबिल के मंसूबों और उसके तरक्की की रफ्तार को समझने में छुपा है।